एक महिला अपना सामान बाइक में रख रही थी और वह घर से जाने को तत्पर थी, लेकिन उसका पति उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, उसे रोकने का हर संभव प्रयास कर रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लगातार उस पर खींचती जा रही थी और घर से जाने की जिद किए हुए थी। पति अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन पत्नी थी कि मानने का नाम नहीं ले रही थी। पत्नी की सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि अब मैं आपके साथ इस घर में नहीं रहने वाली। पति बेबस था, मजबूर था, क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी वह लगातार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, लगातार उसको रोकने का प्रयास कर रहा था। पत्नी न मान रही थी और न ही उसकी सुन रही थी। कुछ ही समय में पत्नी अपना बैग तैयार करती है और अपने बच्चों के साथ घर से बाहर खड़ी एक लग्जरी गाड़ी में बैठ लेती है और वहाँ से निकल जाती है। निकलते वक्त न वह अपने पति की तरफ देखती है और न ही अपने मकान की तरफ। पति उसको बेबस नज़रों से सिर्फ और सिर्फ देखता रह जाता है। उसका चेहरा ये बता रहा था कि वह कुछ भी कहने और कर सकने में असमर्थ रहा है। दोस्तों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर करें। यदि कहानी पसंद आती है तो आप अवश्य ऐसा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के हल्द्वानी की है। हल्द्वानी में एक परिवार रहता था और परिवार में 3 सदस्य थे, माँ, बाप और बेटा। बेटे का नाम शेखर था। शेखर पढ़ा लिखा था, ग्रेजुएट हो चुका था। उसके माँ बाप एक किराना स्टोर चलाते थे। किराने की दुकान से अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और 2-3 लेबर भी थे जो कि किराने के काम में शेखर के पिता का सहयोग करते थे। सेठ जी पूरे हल्द्वानी में प्रसिद्ध थे, इस वजह से उनकी अच्छी साख थी। लड़का ग्रेजुएशन कर चुका था, इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब इसकी शादी कर दी जाए और शादी करके इसे दुकान का काम सिखा दिया जाए। मेरे बाद यही इस दुकान को चलाएगा। कहीं बाहर जाकर नौकरी करने से बेहतर यही है कि ये अपना पैतृक काम प्रारंभ कर दे, क्योंकि उसमें भी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। इधर चूँकि उसका जो पैतृक गांव था वह गाजियाबाद जिले में पड़ता था, तो उसके माता पिता शेखर को लेकर गाजियाबाद पहुँचे और गाजियाबाद पहुंचकर वहाँ की ही एक लड़की के साथ उनकी शादी कर दी। दोस्तों, उस लड़की का नाम रश्मि था। रश्मि और शेखर की जब शादी हुई तो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे। दोनों आपस में पर्याप्त एक दूसरे को समय देते थे। इधर शेखर के पिताजी चाहते थे कि शेखर दुकान के काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन शेखर था जो कि अपनी पत्नी से दूर ही नहीं जा रहा था। उन्होंने कई बार प्रयत्न किया, कहा भी, लेकिन समय गुजरता गया। शेखर थोड़ा सा ही समय दुकान पर देता था। इस बीच शेखर को 2 बच्चे हो गए।
पहली लड़की जिसकी उम्र 3 वर्ष थी और बेटा जिसकी उम्र मात्र 2 माह थी। इसी बीच शेखर के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। शेखर के पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो परिवार की सारी जिम्मेदारी शेखर के कंधों पर आ पड़ी। दूसरी चीज, शेखर के पिताजी ने जिन लड़कों को अपनी दुकान में काम पर लगाया था, वह लड़के एकदम उठाईगीर थे। उन्होंने शेखर के पिताजी के एक्सपायर होने के बाद उस दुकान को एक हिसाब से समझो लूट ही लिया और उनकी जो मार्केट वैल्यू थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। शेखर दुकान जाता था लेकिन पर्याप्त अनुभव न होने की वजह से वह दुकान को संभाल नहीं पा रहा था। जब शेखर इस आपत्ति में समस्या से गुजर रहा था, इसी बीच शेखर की माँ का भी निधन हो जाता है। जब शेखर की माँ का भी निधन हो जाता है तो परिवार में सिर्फ शेखर, रश्मि और 2 बच्चे ही बचते हैं। शेखर दुकान प्रतिदिन जाता है लेकिन दुकान धीरे धीरे टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। 1 से 1.5 वर्ष के अंदर दुकान टूट जाती है, क्योंकि ना ही दुकान में सामान बचता है और ना ही ग्राहक। वह दोनों लड़के भी छोड़कर चले जाते हैं। अब शेखर के पास आमदनी का कोई संसाधन नहीं था। उसके पास जो कुछ भी जमा पूंजी पहले से थी, उसके पिता ने ही उसके लिए एक आलीशान मकान बनवा दिया था। इस वजह से उसके पास कोई भी जमा पूंजी नहीं थी। आमदनी का सहारा एकमात्र उसकी परचून की दुकान थी और वह भी अब ठप हो चुकी थी, बंद हो चुकी थी। शेखर करता भी तो क्या करता, घर में तंगहाली का दौर आ गया। घर में खाने को लाले पड़ रहे थे। रश्मि जो कि रहने वाली थी गाजियाबाद की, वहाँ रश्मि के माता पिता और 2 भाई थे। रश्मि ऐसी स्थिति में शेखर का साथ देने के बजाय शेखर को अक्सर ताने दिया करती थी। शेखर से कहती थी कि जिस दिन से तुम्हारे हाथ इस दुकान को लगे हैं उसी दिन से दुकान का बेड़ा गर्क हो गया है। शेखर कहता, मैं कुछ न कुछ अवश्य कर लूँगा, धैर्य रखिए, आपत्ति काल सबके ऊपर पड़ता है, हमारे ऊपर भी पड़ा है। लेकिन रश्मि उसकी एक ना सुनती और उससे लगातार ताने देती रहती और जब भी उसका मन करता वो अपने घर को फ़ोन करती, अर्थात अपने मायके को फ़ोन करती। और जब मायके को फ़ोन करती तो वहाँ से उसके पिताजी और भाई शेखर को गालियाँ तक देते। लेकिन शेखर अपने परिवार को बिखरने से बचाने के लिए उन सारी बातों को सुनता और कुछ भी नहीं कहता था। बस एक बार वह सेटल हो जाए और परिवार में आने वाली सभी समस्याओं का निदान कर लेगा। लेकिन समय था कि उसके हाथ से निकलता ही जा रहा था। ऐसी स्थितियों में रश्मि ने शेखर से दूर रहने का फैसला कर लिया। उसने अपने पिता के पास फ़ोन किया और वहाँ से उसके 2 भाई आए और उसका सामान पैक करवाकर उसको साथ ले गए। शेखर उनको रोकने का हर संभव प्रयास करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, अनुनय विनय करता रहा, लेकिन उसके इन सब कार्यों का कोई भी असर उसकी पत्नी रश्मि पर नहीं पड़ा, बल्कि उसके भाइयों ने 2-4-6 गालियां ही सुनी। अब शेखर अकेला और सिर्फ अकेला बचा था हल्द्वानी में अपने घर पर। घर माना कि बड़ा था, लेकिन घर कभी एक व्यक्ति से नहीं बनता, ईंटों से नहीं बनता। घर बनता है परिवार से, और जब परिवार ही नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वह बच्चे जिनको वह दिन रात याद करता था, उनके साथ रहता था, खेलता था, आज वह भी उसके साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में शेखर का व्यवहार
एकदम पागलों जैसा हो गया था। दुकान का शटर बंद हो चुका था। शेखर घर पर ही पड़ा रहता, कभी भोजन करता, कभी नहीं करता। ऐसे ही करीब 2 माह का समय बीत गया। इसी बीच शेखर की दुकान पर एक ग्राहक आया और उसने जब ताला लगा देखा तो उसने पड़ोसी से पूछा कि भाई, सेठ जी ने आज दुकान नहीं खोली। तो उसने कहा, अरे भाई, तुम्हें क्या बताएं, सेठ जी को गुजरे हुए लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और ये दुकान भी बंद हो चुकी है। सेठ जी के गुजरने के बाद उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया है और पत्नी का देहांत होने के बाद शेखर ने इस दुकान को संभालना चाहा और वो संभाल नहीं पाया। 2 उनके नौकर थे, उन्होंने भी उसको धोखा दे दिया है। साथ ही साथ शेखर की अपनी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई है। जब ये स्थिति उसको पता चली तो वो ग्राहक बहुत मायूस हुआ। दरअसल उस ग्राहक का नाम मनोज था। मनोज, जो कि पहले शेखर के पिताजी के पास काम किया करता था और वह एक ईमानदार लड़का था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसके परिवार में बंटवारा हो गया और उसे मजबूर होकर सेठ जी के पास से नौकरी छोड़कर घर जाना पड़ा। बंटवारे के बाद स्थितियां और भी बिगड़ी, जिससे कि उसकी माली हालत अत्यंत दयनीय हो गई और उसे एक बार पुनः सेठ जी के पास आकर नौकरी की तलाश करनी थी। वो चाहता था कि सेठ जी मुझे जानते हैं, हमारे व्यवहार से परिचित हैं और वह हमें नौकरी पर अवश्य रख लेंगे। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचता है और यहाँ का दृश्य देखता है तो उसके होश तंग रह जाते हैं। फिर भी वह कोशिश करता है और पूछता है कि सेठ जी ने नया मकान कहाँ बनवाया है। पड़ोसी उसको जानकारी देता है और वह शेखर के मकान पर पहुँच जाता है। जब वह शेखर के मकान पर पहुँचता है, बेल बजाता है तो शेखर बेशुद्धावस्था में घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर, क्योंकि अभी तक कोई भी अपना ऐसा नहीं था जिसने उसको ढाढ़स बंधाया हो, उसको तसल्ली दी हो, उससे प्रेम की कुछ बातें की हों, उसका मनोबल बढ़ाया हो। लेकिन जब शेखर सामने मनोज को देखता है तो मनोज के गले लगकर वो फफक फफक कर रो पड़ता है। उसके आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे और गला पूरी तरह से रोंद चुका था। मनोज ने उसको धीरज बंधाया और उसको पानी पिलाकर बैठा रहा। बैठिए सेठ जी, आप इस तरह की हालत में कैसे पहुँचे मैं नहीं जानता। कृपया मुझे इसके बारे में कुछ अवश्य बताएं। शेखर ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी बिना रुके, बिना झिझक उसको सुना दी। जब शेखर वह कहानी जो उसके ऊपर गुजरी थी, एक परिवार के टूटने की कहानी थी, वह जब मनोज को सुना रहा था तो उसके ऊपर का बोझ कुछ हल्का हो रहा था। जब मनोज ने शेखर की ये दर्द भरी कहानी सुनी तो उसने कहा, सेठ जी निराश मत होइए, परेशान मत होइए। आपने अगर सब कुछ खोया है तो कुछ आपके पास भी है। जब कुछ ना बचे तब भी बहुत कुछ बचता है। हम दोनों मिलकर दुकान फिर से प्रारंभ करेंगे। तो शेखर ने कहा, मनोज, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, दुकान के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से आएगा? और फिर इतने समय तक दुकान चलाने के बाद भी मुझे उसे चलाने का कोई अनुभव नहीं है। हमारे सारे ग्राहक जा चुके हैं, किस हालत में हम पुनः दुकान चला सकते हैं? मनोज ने कहा, सेठ जी परेशान मत हो, धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर जब किसी का कुछ बिगाड़ता है तो कुछ बनाता भी है और बनाता बिगाड़ने से ज़्यादा है। बस आवश्यकता होती है आपदा को
अवसर में बदलने की। मनोज उसकी बातों को सुनता है, लेकिन उसकी बातें उसके लिए कोई टॉनिक का काम नहीं करती हैं, बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए सिर्फ शब्द ही उसे नजर आते हैं। लेकिन मनोज उसको धैर्य बंधवाता है और 2 दिन तक उसके साथ रहता है, उसकी परवरिश करता है और 2 दिन के बाद शेखर को साथ में लेकर दुकान पर जाता है और दुकान का शटर उठाता है। जब मनोज दुकान का शटर उठाता है तो देखता है कि दुकान के अंदर वास्तव में बहुत कम सामान पड़ा था। इधर जो लोग वहां से निकलते हैं वह जब मनोज को देखते हैं, क्योंकि मनोज पहले से ही बहुत व्यवहार कुशल था, उसे देखते ही लोग कहते हैं कि मनोज आ गया है तो सेठ जी की दुकान जरूर चलेगी। हालांकि मनोबल बढ़ता है शेखर का, लेकिन शेखर के पास पैसे की कमी होती है। वह इस उधेड़-बुन में हर समय बना रहता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद मनोज शेखर को लेकर होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर मनोज को जानते हैं, उसकी ईमानदारी से वाकिफ थे, लेकिन सेठ जी की ना होने की वजह से वह उतना विश्वास नहीं दर्शा पाते हैं। फिर भी शेखर चूंकि उनके साथ गया हुआ था, तो इस वजह से होलसेलर उसे थोड़ा थोड़ा माल देना आरंभ कर देते हैं। इधर शेखर से मनोज कहता है कि आप सिर्फ दुकान पर बैठिए, शेष काम मैं स्वयं करूंगा। शेखर सिर्फ दुकान पर बैठता है और शेष काम मनोज करता है। धीरे धीरे 1 महीना गुजरता है, 2 महीना गुजरता है, दुकान फिर से पटरी पर आती है। उसके वह ग्राहक जो उसकी दुकान को छोड़कर चले गए थे पुनः उसकी दुकान पर आने लगते हैं। दुकान की सेल बढ़ने लगती है और जब सेल बढ़ती है तो होलसेलर भी ज़्यादा से ज़्यादा माल उसको उपलब्ध करवाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और 6 वर्ष बीत जाते हैं और 6 वर्ष बीतने के बाद उसे दुकान से इतना मुनाफा होता है कि जैसी उसकी स्थिति उसके पिता के समय थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाती है। लेकिन इस बीच जब भी शेखर अपने घर पहुंचता था तो अपने बीवी बच्चों को बहुत याद करता था। उधर बीवी बच्चों की तरफ से आज 6 वर्ष गुजर चुके थे, कोई न कॉल आई थी और न ही कोई खत। मनोज शेखर को लगातार समझाता था, जिससे कि उसको धीरज मिलता था, धैर्य उसका बना रहता था। लेकिन आज मनोज ने शेखर से कहा कि सेठ जी, क्यों ना एक बार आप गाजियाबाद हो आने और देखें कि भाभी और बच्चों का क्या हाल है। आप जाएंगे तो मुझे आशा है वह आपके साथ जरूर आ जाएंगे। शेखर ने कहा, अब तुम कहते हो तो प्रयत्न अवश्य करूंगा। 2-3 दिन के बाद शेखर गाजियाबाद के लिए निकला और जब गाजियाबाद पहुंचा तो जहां उसकी ससुराल थी उस मकान पर गया तो उस मकान पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों से जब ससुराल वालों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, उन लोगों ने ये मकान बेच दिया है और आपकी पत्नी और आपकी सास दूसरे मोहल्ले में रहती हैं। शेखर वहां से उस मोहल्ले में पहुंचा और जहां पर उसकी पत्नी रश्मि रहती थी वहां पहुंचा। जब उसने डोरबेल बजाई तो रश्मि ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा ज्यों ही खुला, शेखर ने जब रश्मि को देखा तो रश्मि की हालत उस शेखर से भी पतली थी जो आज से 6 वर्ष पहले था। रश्मि एकदम दुबली हो चुकी थी और बहुत ही मायूस थी। ज्यों ही उसने शेखर की तरफ देखा तो उसका चेहरा ऐसा बता रहा था जैसे कि वह वर्षों से शेखर का ही इंतजार कर रही हो। शेखर को देखते ही उसकी आंखें
डबडबा आई, आंसू निकलने लगे। शेखर ने उसे कहा, परेशान मत होइए, रोइए मत, ये हालत कैसी? ससुर जी कहाँ हैं और सासू माँ कहाँ हैं, और तुम यहाँ किराए के मकान में कैसे रह रही हो? तो रश्मि ने कहा, बहुत दुख भरी कहानी है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, मैंने आपको छोड़ दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और आज भी मैं उसी भूल का प्रायश्चित कर रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ से आने के बाद कुछ ही वर्षों बाद पिताजी का देहांत हो गया, और पिताजी का देहांत होने के बाद भाई ये साथ हमारे यहाँ आने का इल्ज़ाम माँ पर लगाने लगे। वो कहते थे कि माँ की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ और मेरा खर्चा वो नहीं उठा पाएंगे। वह मुझे खर्चे के लिए एक भी पैसा नहीं देते थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं और माँ दोनों ही इस किराए के मकान में रहती हूँ और बच्चों को पास के ही एक स्कूल में पढ़ाने भेजती हूँ, और बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में मैं टीचिंग करती हूँ, जिससे कि पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। और आप तो जानते ही हैं कि टीचिंग में एक महिला को प्राइवेट स्कूल कितना पैसा देता है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। शेखर ने कहा, 6 वर्ष में एक बार भी आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? कम से कम एक बार मुझे फ़ोन तो कर देती, मैं सब कुछ संभालने की कोशिश करता, मैं आपको यहाँ से अपने घर ले चलता। तो रश्मि कहती है कि फ़ोन तो तब करती जब आपका दोस्त होता, दोस्त तो मेरा था, मैंने आपको नहीं समझा, मैंने आपकी गरीबी का उपहास किया, मैंने आपका मजाक उड़ाया, मैंने आपको ताने दिए और गालियाँ भी दी, लेकिन आपने जो धैर्य दिखाया, उस धैर्य की वजह से आज हम फिर आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं। मनोज, क्या शेखर, क्या तुम्हें मेरी 6 वर्ष में कभी याद नहीं आई? शेखर ने कहा कि मुझे कितनी याद आई ये मैं ही जानता हूँ, मुझे बच्चों की कितनी याद आई ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता। लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई भी संकेत न मिलने की वजह से मैं बेबस था, और दूसरी बात, मैं पूरी तरह से टूट चुका था, धन से, मन से और अपने परिवार से। इस वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर सका। खैर, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अब मेरे साथ हल्द्वानी चलने की तैयारी करो। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, इसी बीच दोनों बच्चे आ जाते हैं। लड़का जो कि 6 वर्ष का था और लड़की जो कि 9 वर्ष की हो चुकी थी। जो उन्होंने शेखर को देखा तो माँ से पूछा, माँ ये कौन है? तो माँ ने आंसू बहाते हुए बताया कि बेटा ये आपके पापा हैं। बच्चों को शेखर ने गले से लगा लिया और कुछ समय ही नहीं, लगभग 15 मिनट तक वह उन्हें अपने सीने से लगाए रखा। इसी बीच उसकी सास आ गई और सास जब आई तो सास शेखर के पैरों में गिर गई और शेखर से माफ़ी मांगने लगी। सास ने कहा, बेटा मैंने जो किया उसका मुझे परिणाम मिल गया, भले ही मैंने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी दोष मेरा था, गलती मेरी थी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था और मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया। शेखर कहता है, कोई बात नहीं, ये सब समय का चक्र था और समय ज़्यादा बलवान होता है। हम आप तो एक सामान्य मानव हैं। जब भगवान कृष्ण, भगवान राम, पांडव
जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको इन कष्टों से गुजरना पड़ा है। तो कष्ट जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, आप मेरे साथ हल्द्वानी चलिए। कुछ समय बाद रश्मि और उसकी माँ बच्चों सहित अपना सामान पैक कर शेखर के साथ हल्द्वानी आ जाते हैं और आज हल्द्वानी में उनका परिवार पूरी तरह से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी, एक परिवार को जोड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या शेखर ने वास्तव में वह सब किया, रश्मि ने जो किया क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, या रश्मि की माँ ने जो किया उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्होंने सही किया या गलत किया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिलती है और नई कहानी को उसी तरह से ढालने का अवसर प्राप्त होता है। यह सच्ची कहानियाँ हैं, इन कहानियों से समाज को एक दिशा मिलती है।